तो हिसाबी गुणोत्तर में हम कार्य क्षमता के गुणोत्तर पर पहुंचे थे। आज हम इसके अंदर दो गुणोत्तर सीखेंगे, देन दर का चलन दर और लेन दर का चलन दर। ये दोनों गुणोत्तर कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लास्ट गुणोत्तर है। तो सबसे पहले तो हम इन गुणोत्तर के बारे में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है देन दर का चलन दर। सूत्र क्या है इसका? उधार बिक्री बट्टे में औसत व्यापारी लेना। तो औसत व्यापारी लेना का मतलब क्या है? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको औसत का मतलब बताया था। औसत का मतलब होता है प्रारंभिक प्लस अंतिम बट्टे में 2। तो यहाँ लिखा है औसत व्यापारी लेना, इसका मतलब हमें प्रारंभिक व्यापारी लेना है प्लस अंतिम व्यापारी लेना है और उसको बट्टे 2 करना है। ठीक है, तो सूत्र क्या हुआ इसका? प्रारंभिक व्यापारी लेना प्लस अंतिम व्यापारी लेना बट्टे 2। अब लेना का मतलब देनदारी होता है और देनदार का मतलब भी ग्राहक होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इनके नाम। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि व्यापारी लेना में आता क्या है। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि व्यापारी लेना में देनदार और लेनी हुंडी आती है। ठीक है, तो अब हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देनदार का चलन दर, उधार बिक्री बट्टे में औसत व्यापारी लेना। औसत व्यापारी लेने का सूत्र क्या है? प्रारंभिक व्यापारी लेना प्लस अंतिम व्यापारी लेना बट्टे में 2। और व्यापारी लेना में हमको क्या लेना है? देनदार और लेनी हुंडी। हमें सिर्फ देनदार और लेनी हुंडी लेनी है। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको उस पर ध्यान देना नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे समझनी है कि मान लीजिए सवाल में उधार बिक्री नहीं दी गई है, तो आपको सवाल में कुल बिक्री और रोकड़ बिक्री दी गई होगी। तो कुल बिक्री में से जब आप रोकड़ बिक्री निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उधार बिक्री। ठीक है, तो चलिए अब हम लेनदार का चलन दर समझ लेते हैं। यदि आपको देनदार का चलन दर याद हो गया अच्छे से, तो आपको लेनदार का चलन दर भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट ही है ये। आगे लेनदारों का चलन दर, जिसका सूत्र क्या है? उधार खरीदी बट्टे में औसत व्यापारी देना। ठीक है, ऊपर क्या था? बिक्री थी, तो यहाँ पर क्या आएगा? खरीदी, क्योंकि खरीदी हम किससे करते हैं? व्यापारी से। व्यापारी का नाम ही क्या होता है? लेनदार होता है। ठीक है, और बट्टे में क्या आएगा? औसत व्यापारी देना। अगर हम खरीदी करेंगे तो पैसे चुकाने पड़ते हैं, इसलिए क्या आएगा इधर? देना। तो सूत्र हमारा क्या बना? उधार खरीदी बट्टे औसत व्यापारी देना। अब आपको सूत्र अच्छे से याद हो गया है। तो अब औसत व्यापारी देना में क्या आएगा? जैसे ऊपर लेना था तो नीचे क्या आ जाएगा? देना। तो प्रारंभिक व्यापारी देना प्लस अंतिम व्यापारी देना बट्टे में 2। तो अलग कितना है यहाँ पर? बिक्री की जगह पे क्या आया? खरीदी, और लेना की जगह पे क्या आया? देना। ठीक है, क्योंकि लेनदारों को पैसा चुकाना रहता है इसलिए देना, और व्यापारी के पास से हम खरीदी करते हैं। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। तो व्यापारी लेना में क्या बताया था मैंने आपको? देनदार और लेनी हुंडी। तो व्यापारी देना में क्या आएगा? लेनदार और देनी हुंडी। ठीक है, तो लास्ट अब हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वसूली मुद्दत और भुगतान मुद्दत। अब वसूली मुद्दत जो होता है वो देनदारों के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि देनदारों से हमें रकम प्राप्त करनी होती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? वसूली। तो अब हम देखते हैं कि वसूली किस प्रकार से की जाएगी। अगर सवाल में मास यानी महीने में कहा गया है, तो एक साल में कितने महीने होते? 12। तो 12 बट्टे देनदार का चलन दर। तो वसूली किसके साथ आती है? देनदार के साथ ही। तो बट्टे में क्या करेंगे? देनदार का चलन दर। अब यदि वसूली सप्ताह में कही गई है तो हम क्या करेंगे? 52 बट्टे में देनदार का चलन दर। ठीक है, वसूली किसके साथ होती है? देनदार के साथ, इसलिए क्या आएगा नीचे? देनदार का चलन दर। अगर दिनों में कहा गया है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 बट्टे में देनदार का चलन दर। यदि सवाल में दिन कुछ अलग दिए गए हैं तो आप सवाल के अकॉर्डिंग ही दिन लेंगे। ठीक है, आगे जब आप लेनदार को चलन दर निकाले तो लेनदार को रकम भुगतान करने पड़ती है, तो किस प्रकार से भुगतान करनी है उसको देख लेते हैं। अगर महीने में कहा गया तो 12 बट्टे में लेनदार का चलन दर, सप्ताह में कहा गया तो 52 बट्टे में लेनदार का चलन दर, दिनों में कहा गया तो 365 बट्टे में लेनदार का चलन दर। तो उम्मीद है आपको ये वसूली मुद्दत और भुगतान मुद्दत समझ में आया होगा। वसूली देनदार के साथ जुड़ी हुई है, भुगतान लेनदार के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिससे आपको इन गुणोत्तर के बारे में ज़्यादा पता चले। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो जानकारी हमें दी गई है उसके आधार पर हमें देनदार का गुणोत्तर निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका सूत्र लिखता हूँ। तो सूत्र कुछ इस प्रकार है, उधार बिक्री बट्टे औसत व्यापारी लेना। तो सबसे पहले तो हमको उधार बिक्री सवाल में दी गई है, डायरेक्ट 3,65,000 देखकर लिखेंगे। बट हमें अभी औसत व्यापारी लेना नहीं दिया गया है, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा। और कोई भी सवाल आप कर रहे हो, देनदार कर रहे हो या लेनदार का, आपको औसत निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम औसत व्यापारी लेने का सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र था प्रारंभिक व्यापारी लेना प्लस अंतिम व्यापारी लेना बट्टे में 2। और व्यापारी लेना में आपको मैंने क्या लेने के लिए कहा है? देनदार और लेनी हुंडी। तो प्रारंभ के देनदार कितने हैं? 70,000। तो लिखेंगे 70,000 प्लस, और प्रारंभ की लेनी हुंडी कितनी है?
20,000। ठीक है, प्रारंभ के दोनों लेने हैं। व्यापारी लेना का मतलब देनदार और लेनी हुंडी, और दोनों किसके होने चाहिए? प्रारंभ के। तो प्रारंभ के थे 70,000 और 20,000, प्लस अंतिम व्यापारी लेने का मतलब अंतिम के देनदार और अंतिम के लेनी हुंडी। तो अंतिम के देनदार कितने हैं? 50,000, तो 50,000 प्लस, और लेनी हुंडी कितनी है? 6,000, तो 6,000। तो इस प्रकार से लेंगे, और बट्टे क्या करेंगे हम? 2 करेंगे। तो जब आप 70 और 20 को प्लस करोगे तो यहाँ पे आएगा 90,000, प्लस 50 और 6 को प्लस करोगे तो आएगा 56,000, और बट्टे में 2। अब आप क्या करोगे? इन दोनों को प्लस करोगे, यहाँ आएगा 1,46,000, बट्टे क्या करोगे? 2। इस प्रकार से निकालेंगे औसत व्यापारी लेना। अब आप क्या करोगे? 2 से भाग दे दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 73,000। तो इस प्रकार हमें औसत व्यापारी लेना कितना मिला है? 73,000। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सभी सवाल में दिया होता, खाली हमने प्लस करा और भाग 2 दिया, तो हमें मिला 73,000। तो औसत व्यापारी लेना हमारे पास आ गया है, तो यहाँ रखेंगे 73,000। तो अब आप क्या करोगे? भाग दे दोगे, तो यहाँ पर आएगा 5, और आंसर किस में लिखेंगे? बार। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कार्य क्षमता के गुणोत्तर का आंसर किस में लिखेंगे? हम बार में लिखेंगे। इसका मतलब इतनी बार हमने क्या करी है? उधार बिक्री करी थी। ठीक है, और सवाल में आगे कुछ लिखा हुआ है कि वसूली मुद्दत दिनों में गणना कीजिए, यदि मुद्दत सप्ताह और मास में गिनने पर क्या उत्तर आएगा। इसका मतलब है वसूली मुद्दत हमें तीनों प्रकार से निकालनी है, दिनों में भी निकालनी है, सप्ताह में भी निकालनी है, और महीने में भी निकालनी है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम वसूली मुद्दत निकालेंगे मास में। कितने महीने होते हैं एक साल में? 12। और बट्टे में क्या रखना था? यदि आप वसूली मुद्दत निकाले तो बट्टे में आएगा देनदार का चलन दर, जो हमारे पास कितनी आया? 5 बार आया, तो 5 से भाग देंगे। तो जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 2.4, और किस में निकालना था? मास में। तो यहाँ पे आप लिख दोगे मास। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम दिनों में निकालेंगे। दिन कितने होते हैं? 365, बट यहाँ पे सवाल में हमें 360 दिन दिए है, तो उसे हम लेंगे। यदि सवाल में दिन दिए गए हैं तो आप उसे लेंगे। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 71 दिन, क्योंकि दिनों में निकाल रहे हैं हम। लास्ट सप्ताह में निकालेंगे। सप्ताह कितने होते हैं? 52, और बट्टे में देनदार का चलन दर कितना आया? 5। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 10.4। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये तीनों कैसे आएंगे? एक जैसे ही आएंगे। ठीक है, ये मास है, तो जब आप इसको दिनों में कन्वर्ट करोगे तो भी 71 दिन आएंगे। ये सप्ताह है, तो जब आप इसको दिनों में कन्वर्ट करोगे तो 71 दिन ही आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों मुद्दत कैसी रहती है? समान ही रहती है। तो इस प्रकार से हमने वसूली मुद्दत निकाले मास में, दिनों में और सप्ताह में। तो यहाँ पर आया 2.4, यहाँ पर 71, और यहाँ पे 10.4, और इसको लिखेंगे सप्ताह। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। बस खाली आपको सूत्र अच्छे से याद रखना था, वो सवाल हमने आसानी से करा। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो जानकारी हमें दी गई है उसके आधार पर हमें लेनदार का चलन दर निकालना है, जिसका सूत्र क्या है? उधार खरीदी बट्टे में औसत व्यापारी देना। ठीक है, बिक्री की जगह पे क्या लिखेंगे? खरीदी, और लेना की जगह पर देना। बाकी सवाल एकदम सेम टू सेम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसके अंदर हमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, बट हमें उसी पर ध्यान देना जो हमारे काम की वस्तु है। जैसे कि उधार खरीदी, तो बिक्री जहां जहां दी गई है उसे हम ध्यान में लेंगे नहीं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उधार खरीदी सवाल में कहीं नहीं दी गई है, बट हमें यहाँ पे कुल खरीदी और रोकड़ खरीदी दी गई है। तो जब आप कुल खरीदी में से रोकड़ खरीदी माइनस कर दोगे तो आपको उधार खरीदी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? उधार खरीदी। कुल खरीदी सवाल में दी गई है 6 लाख, तो 6 लाख माइनस रोकड़ खरीदी दी गई है 2,40,000, 2,40,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 3,60,000। ये जो 3,60,000 आया है ये हमारा क्या आया है? उधार खरीदी। तो सूत्र में रख देंगे उधार खरीदी कितनी आ गई? 3,60,000। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कुल खरीदी में से जब आप रोकड़ खरीदी माइनस कर दोगे तो आपको उधार खरीदी मिल जाएगी। तो उधार खरीदी हमारे पास आई 3,60,000। अब हम क्या निकालेंगे? औसत व्यापारी देना, जिसका सूत्र आपको पता ही है, प्रारंभिक व्यापारी देना प्लस अंतिम व्यापारी देना बट्टे में 2। अब प्रारंभिक व्यापारी देना का मतलब है प्रारंभ के लेनदार और प्रारंभ के देनी हुंडी। ठीक है, तो सवाल में हमें प्रारंभिक बाकियां दी गई है, जहां हमें खाली देनी हुंडी और क्या लेना है? लेनदार लेना है। तो कितना है? तो लेनदार हमारे पास है 45,000
और देनी हुंडी हमारे पास कितनी है 15,000, प्लस करेंगे अंतिम व्यापारी देना। अंतिम में भी हम क्या लेंगे लेनदार और देनी हुंडी। तो लेनदार कितने दिए गए हमें 40,000, प्लस देनी हुंडी कितनी हमारे पास 20,000, दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर आएगा 60,000, प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर भी आएगा 60,000। ये कोष्टक के अंदर प्लस करना है, ठीक है। बट्टे में क्या करेंगे 2, तो 60,000 और 60,000 कितना हो गया 1,20,000 बट्टे में 2। जब भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 60,000। तो इसका मतलब है हमारे पास औसत व्यापारी देना कितना आया 60,000। तो बट्टे में रख देंगे ऊपर, यहाँ रखेंगे 60,000। जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 और इसको भी लिखेंगे बार। इसका मतलब है हमने खरीदी कितनी बार करी है 6 बार करी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे हमें वसूली मुद्दत निकाली थी, वैसे हमको क्वेश्चन नंबर 19 में भुगतान मुद्दत निकालनी है मास में, दिन में और सप्ताह में। तो चलिए हम उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिनों की संख्या कितनी लेनी है 360 दिन, तो इसे भी आप याद रखोगे। तो सबसे पहले तो हम दिनों में निकालेंगे, दिन कितने दिए गए 360, और बट्टे में हमारे पास लेन दर का चलन दर कितना आया था 6, तो रखेंगे बट्टे में 6। तो यहाँ पर आएगा 60 दिन। कितने दिनों में भुगतान करना है हमें 60 दिनों में भुगतान करना है, ठीक है। अब सप्ताह में निकालेंगे, सप्ताह होते हैं 52 बट्टे में 6, तो यहाँ पर आंसर आएगा 8.67, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम सप्ताह। इसका मतलब जब आप इसको दिनों में कन्वर्ट करोगे तो आपको 60 दिन ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सभी की मुद्दत कैसी रहती है समान ही रहती है। तो यहाँ पर आया 8.67 सप्ताह। अब हम मास में निकाल लेंगे, तो एक साल में 12 महीने बट्टे 6, तो यहाँ पर आएंगे 2 और इसको लिखेंगे महीने। इसका मतलब महीने में जब आप भुगतान करोगे तो आपको 2 महीने में भुगतान करना रहेगा। तो इस प्रकार से हमने भुगतान मुद्दत भी निकाली। उम्मीद करता हूँ आपने ये चैप्टर अच्छे से सीखा होगा, क्योंकि हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।